नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार के बारे में। तो भारत में विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का मतलब मात्रा कितनी है कि कितना व्यापार होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और फिर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब बनावट क्या है, यानी हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें मंगवा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें भेज रहे हैं, ओवर द टाइम क्या चेंजेस आए हैं। डायरेक्शन की, कौन से देशों से व्यापार पहले हुआ करता था और अब कौन से देशों से व्यापार हो रहा है। और अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ ट्रेड की कि हमने इस व्यापार में क्या खोया क्या पाया। तो उसके बारे में शुरू करते हैं वॉल्यूम के साथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 सालों का डेटा लिया, मिल जाएगा आपको सारा, लेकिन आप इतना ही रट्टा लगा सकते हैं। तो 1950-51 की बात की है क्योंकि ये प्लानिंग की शुरुआत थी। तो तब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना था और ट्रेड बैलेंस कितना था, यानी कि इन दोनों में से कमी ज़्यादा कितनी थी। तो हम लोगों को $4 मिलियन का, US डॉलर्स का जो है डेफिसिट था उस टाइम, मतलब घाटा था। ठीक है, और ये घाटा ओवर द टाइम बढ़ा। अब इसको एनालाइज करना, और सिंपली एनालाइज करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना होता है कि देखो, आप यदि देखें 1990-91 की बात हमने इसलिए की है क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट था और ये हमारा लेटेस्ट डेटा आ गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट आप देखें कि लगातार बढ़ गया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट लगातार देखें तो बहुत बढ़ रहा है वो भी, तो इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट का बढ़ना बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट का बढ़ना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे डेफिसिट भी बढ़ा है। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, डेफिसिट बढ़ा, 3 पॉइंट्स ये हो गए। फिर आप ये बताएंगे पेमेंट बढ़ने का मतलब है कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, कि आप मंगवा ज़्यादा रहे हो, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो बाहर की कंट्रीज़ को, और आपके पास पेमेंट जो आ रही है एक्सपोर्ट से वो कम है, और इसलिए ये हमेशा नेगेटिव रहा है एक्सेप्ट 2 years, 71, 72 एंड 76, 77। 2 साल आप याद रख लीजिए, इन 2 सालों में हमारा ट्रेड बैलेंस जो है पॉजिटिव रहा है, अदरवाइज हमेशा ही नेगेटिव रहा है। एंड 2020 के अंदर भी थोड़ा टाइम के लिए ये पॉजिटिव रहा था। यदि आप शेयर की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर कितना है, तो जो कभी 30% हुआ करता था जब सोने की चिड़िया थी इंडिया, वो 1950 में मात्र 1.78% रह गया, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो हमारे व्यापार का हिस्सा सिर्फ इतना सा है, और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये घटता रहा है लगातार, और अब थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये 1.8% हो गया, यानी 2% भी हिस्सा पूरे इंडिया का नहीं है। बात करते हैं कंपोजिशनल चेंजेस, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आए ओवर द टाइम। तो एक्सपोर्ट से शुरू कर रहे हैं। तो पहली बात, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, या रॉ मटेरियल जो है जिसको कि हम मेनली एक्सपोर्ट किया करते थे, और उसका कंट्रीब्यूशन भी जो है 60-61 में करीब 44%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आधा ही समझ लीजिए आप, कि जितनी एक्सपोर्ट अर्निंग होती थी उसमें आधा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू ही हुआ करती थी, तो जो अब 10% के अप्रॉक्सीमेटली हो गया। और एग्रीकल्चर से जब ध्यान हटा तो नेचुरल है कि हमारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, उसी वजह से एग्रीकल्चर का हिस्सा घटा है ना, अदरवाइज तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो तो लगातार बढ़ी ही हैं। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आज टॉप पे हैं, 1920 के अंदर टॉप पे हैं। 28.8% इनकम जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से आ रही है हमारे पास। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारी जो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, कच्चे तेल को हम बाहर से लेके आते हैं UAE या रशिया से, और वहां से जो है लाके उसको रिफाइन करते हैं रिफाइनरीज के अंदर, फिर दूसरे कंट्रीज को भेजते हैं, तो उससे जो है हमारी अर्निंग 14% हो रही है। और केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी 10% करीब, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे हमने कितनी वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट की है। जेम एंड ज्वेलरी, फिर रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, लेदर और फिशरीज, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कन्वेंशनली यानी कि परंपरागत रूप से हम लोग नहीं जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, आज हम उन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट करने लगे हैं, और ये एक बड़ी बात है। फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ नया चेंज आया है एक्सपोर्ट के अंदर।
इंपोर्ट्स यानी आयात में जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उनमें क्या चेंजेस आए ओवर द टाइम। तो सबसे पहली बात है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो 60-61 में 8.3% हिस्सा था, वो 80-81 में बहुत सारे कारणों की वजह से 42% यानी 40 जितना इम्पोर्ट पे हम खर्च करते थे उसका 42%, आप आधा ही समझ लीजिए करीब, तो वो सिर्फ पेट्रोल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदने में चला जाता था। और 19-20 में भी ये कोई बहुत कम नहीं हुआ, ये 25% आज भी है। हम क्या करते हैं, बाहर से तेल को मंगवाते हैं, कच्चे तेल को रिफाइन करके बाकी कंट्रीज में भेजते हैं। तो इस वजह से ये जो है हमारा अभी भी टॉप कर रहा है, यानी फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो एक्सपेंडिचर है वो इस पर लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। फिर हमारे लोगों को सोना चांदी का बहुत शौक है, तो उनके ज्वेलरी के अंदर या जो है क्या कहना चाहिए कि उसको इम्पोर्ट करने पे भी 9% हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो खर्च हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो भी अभी हम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। पहले से हालांकि बहुत फर्क पड़ गया, तो अभी ये 11% रह गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत मैसिवली डिक्लाइन आया, यानी कि अब हम फूड सफिशिएंट हो गए हैं, हम अपने घर में जितना ज़रूरी है उतना हम तैयार कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की को इंपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी एडिबल ऑयल्स हैं ना, जो हमारे तेल हैं, खाने वाले तेल, वो हमारा अभी भी काफ़ी हद तक 2% करीब हम खर्च कर देते हैं उस पर। देन है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हैं रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत में अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जहाँ पर उसको होना चाहिए था। तो इसलिए हम करीब करीब, आप ये समझिए कि आज भी जो है हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं चाइना जैसी कंट्रीज़ पे अपनी औद्योगिक तरक्की के लिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स और कोल जैसी चीज़ों के लिए भी अब यदि आपने वो बनानी है, बुलेट ट्रेन बनानी है, तो आपको किसी न किसी जर्मनी या ऐसी सी किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा इम्पोर्ट्स अभी भी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। आपने देख लिया कि इसकी कंपोजिशन में अभी क्या चेंजेस आए हैं और क्या किस तरह की इसकी कंपोजिशन है। डायरेक्शन की जहाँ तक बात होती है, तो हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा जितना भी व्यापार था, जितना भी एक्सपोर्ट हम किया करते थे, वो ब्रिटेन या उसकी कॉलोनीज़ से रिलेटेड था, उनको ही जाता था। लेकिन अब इसका एक प्रमाण ये भी है कि 60-61 तक भी जो है यूके को हमारा 25% करीब 23%, तो 23% जा रहा था, जो कि आज मात्र जो है 3% रह गया है। यूएस से आज भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है एक्सपोर्ट के लिए। तो कुल मिला के जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो शेयर था हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग से, वो पहले 66% था, जो कि 40% हो गया, अब काफ़ी कम हो गया। उसका कारण है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। बहुत सारी जिन कंट्रीज़ में पहले व्यापार नहीं हुआ करता था जिनके साथ, अब उनके साथ हमारा व्यापार बढ़ गया है। तो ओपेक है, जैसे कि जो कंट्रीज़ ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, यूएई हो गई, इराक हो गया, तो ये सारी कंट्रीज़ के साथ अब हमारा 15% जो है अर्निंग वहाँ से आती है। रशिया या ईस्टर्न यूरोप से टोटल मिलाएं तो 1.3%, और एशियन कंट्रीज़ से 31% है। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे हमारा बहुत सहचार बढ़ा है, उनसे हमारा जो है कॉपरेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से आज करीब 50% जो है वो हमारा इस तरह की डेवलपिंग नेशंस के साथ व्यापार हो रहा है। इंपोर्ट की डायरेक्शन की बात करें तो भी आप देखिए, जो ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उन कंट्रीज़ का करीब क्लोज टू 80% जो है इंपोर्ट हम वहाँ से किया करते थे, 60-61 तक भी, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट करना था। नई अभी अभी कंट्री आज़ाद हुई थी, तो उस वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स और वो सब मंगवाया करते थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट उधर से होता था। यूके यूएसए का भी आप देखिए कि कितना लार्जर क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि आज के दिन हम देखें तो 28% रह गया है। अब ओपेक की बात करें, यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनसे हमारा सिर्फ मात्र 5% से भी कम था आयात, जो कि अब जो है 26% हो गया, 25% से भी ज़्यादा है, राइट। तो यूरोप की बात करें, ईस्टर्न यूरोप यानी रशिया साइड की कंट्रीज़ की, तो वो भी
काफ़ी कम हो गया है 3.4% से 2.5%। हाँ, मीनवाइल ये काफ़ी बढ़ा था, लेकिन अब 2.5% रह गया ओनली। हाँ, जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है कि डेवलपिंग नेशंस, अगेन वही जो हमने एक्सपोर्ट में भी देखा ट्रेंड, कि वो उसका जो है वो 43%, यानी मेजर पार्टनर आज के दिन यदि हम देखें तो हमारा जो है डेवलपिंग नेशंस है, चाहे वो एशिया के हों चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हों। तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट बात पर पहुंच गए हैं और वहां पर बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने पहले ही जिक्र किया कि 2 सालों को छोड़ के, दैट इज 72-73 एंड 76-77, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल रहा। अदरवाइज हमेशा ही हमारे इंपोर्ट ज़्यादा रहे, हमने पे ज़्यादा किया और पेमेंट्स जो है बाहर से हमारे पास कम आई। तो उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लगातार डेवलपमेंट के लिए उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं और जिसकी वजह से उसका इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहा, और एक्सपोर्ट के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी भी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो जो है बाकी कंट्रीज से उतना कम्पीट कर सकें, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट वैल्यूज़ हमारी कम है। हालांकि गवर्नमेंट के एफर्ट्स दोनों तरफ से जारी हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी, पर अभी भी हमारा ये संघर्ष जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल नहीं हो जाता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप पढ़ते रहें, मेहनत करें और खुश रहें।